हेलो, केमिस्ट्री विद ज्ञानेंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हम क्लास 10th NCERT पैटर्न पर विज्ञान विषय के पहले अध्याय की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर की वीडियो हमने 3 पार्ट में यूट्यूब हमारे चैनल केमिस्ट्री विद ज्ञानेंद्र पर अपलोड कर दी हैं। वहाँ से आप वीडियो देख करके इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आज हम फटाफट रिवीजन की बात करेंगे। तो चलिए फालतू की बातें न करते हुए, टाइम को बचाते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो आइए स्टार्टिंग ही रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या महत्व है और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? आपने देखा होगा कि कोई भी पदार्थ अगर खुला रहे तो उसमें कोई ना कोई विशेष प्रकार की अभिक्रिया हो ही जाती है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीजों का होना बेहद जरूरी है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के 2 अंग होते हैं। 2 अंग कौन कौन से होते हैं? एक अंग होता है इसका अभिकारक, एक अंग क्या होता है? अभिकारक, और दूसरा अंग क्या होता है इसका? उत्पाद। पहले नंबर तो हम इन दोनों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अभिकारक को हम लोग अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं और आर से प्रदर्शित करते हैं। उत्पाद को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं और पी से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों होते हैं, चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले सबसे पहले हम अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही समझने पड़ेंगे। अभिकारक क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है, जबकि उत्पाद किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो अभिकारक क्या होते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक, जबकि उत्पाद होता है नया बना पदार्थ। तो अभिकारक एक दूसरे में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, अर्थात इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। R = P। R बोले तो रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। अब परिभाषा पे आते हैं। देखिएगा, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, यानी कोई विशेष प्रकार के गुण आ जाएं, ऐसे क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का हिस्सा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक, जो कि अभी हम चर्चा कर रहे थे। तथा ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के अंत में होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक होता है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में नया बना पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। और ऐसे परिवर्तन जिनके द्वारा नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे आपका? चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आकर के? तो इसमें सबसे पहले तो भोजन का पाचन जो है, सबसे पहले किसकी याद करते हैं? भोजन का पाचन। तो जो भोजन का पाचन है वो एक प्रकार से कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन के पाचन की बात करते हैं पहले नंबर वाली अभिक्रिया की। तो यहाँ पे क्या होता है? हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने के बाद उस पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम की क्रिया होती है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम की क्रिया के फलस्वरूप अंत में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अभिकारक अणु हमने जो भोजन खाया वो हो गया,
और ऊर्जा के साथ साथ और अन्य पदार्थ बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस साथ में क्या निकलता है, जल निकलता है H2O। ये सभी क्या बन जाते हैं आकर के, उत्पाद बन जाते हैं आकर के। ये सभी भोजन के पाचन के फलस्वरूप बनते हैं और अपशिष्ट पदार्थ मल वगैरह भी बनता है आकर के। ठीक है, तो भोजन का पाचन एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे श्वसन की। अनेक बार आपके 10th क्लास में NCERT में पूछा गया है कि श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, किस प्रकार से। तो देखें श्वसन रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो चलिए श्वसन रासायनिक अभिक्रिया कैसे है इसकी जानकारी देते हैं। श्वसन अर्थात भोजन से ऊर्जा का निकलना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं अगर आप भोजन से ऊर्जा ग्रहण करेंगे, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होगी, उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो भोजन से ऊर्जा का मिलना ही या भोजन से ऊर्जा का निष्कासन क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इसकी एक रासायनिक अभिक्रिया भी है, एक रिएक्शन है इसकी। तो उस रासायनिक अभिक्रिया की चर्चा करते हैं। क्या है, भोजन का सूत्र यानी कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, और ये पूर्ण ऑक्सीकृत होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ये भोजन का सूत्र हो गया। जल के साथ में क्रिया होगी यानी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और क्या बन जाता है, 6CO2 प्लस 6H2O, दो चीज बन जाती है, ये उत्पाद होते हैं। प्लस क्या निकलती है, 38 ATP ऊर्जा, 38 ATP, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में सुरक्षित रहती है उसे कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये देखेंगे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये रिएक्टेंट हो गया। ये सारी चीज क्या होगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक की अभिकारक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी आपकी प्रोडक्ट यानी उत्पाद हो गया आकर के। क्लियर हो गया ना यहाँ पे। तो क्या क्या आपने अभी तक जाना, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। जब लोहा खुला पड़ा रहता है, लोहे की छड़ वगैरह खुली पड़ी रहती है, तो उस पर पीले भूरे रंग की, कैसे रंग की, पीले भूरे रंग की एक लेयर जम जाती है नमी को पा करके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम के फीते का जलना। तो ये भी आपके इसमें अलग से प्रश्न पूछा गया है, क्या होगा अगर मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे। तो देखिएगा ये रिएक्शन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, मैग्नीशियम यानी कि Mg, जलाने का मतलब किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा आपको पता है, ये प्राप्त हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे बैलेंस करेंगे, ये ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, इधर एक है तो दो का गुणा कर देंगे इधर, तो ऑक्सीजन तो हो गए, Mg तो हो गए, इधर भी दो का गुणा कर देंगे, तो ये रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है आकर के। तो लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, ये रिएक्शन हो जाएगी मैग्नीशियम के फीते की जलने की। ठीक है, दही का बनना, दही का बनना एक रासायनिक क्रिया है। आपने 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में, इससे पहली वाली कक्षा में, कि बर्फ का जमना भौतिक क्रिया है, जबकि दूध का जमना, दूध से दही का बनना कौन सी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। तो आप जान चुके होंगे, फिर से एक नजर डाल लीजिए। ऐसे पदार्थ जिनके नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल की बात की जाए तो भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, दही का बनना, ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण यानी प्रयोग, तो हम बात कर लीजिए क्या दिखाई देता, कि हम कैसे जाने कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो सबसे बड़ी बात इसकी तो ये है, अगर रासायनिक अभिक्रिया आपको पता करनी है तो जो भी रहा होगा अभिकारक यानी रिएक्टेंट, जो भी R रहा होगा, R से जब भी P का निर्माण हुआ होगा, उत्पाद का निर्माण हुआ होगा, तो उस दौरान, उत्पाद के निर्माण के दौरान कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जैसे कि उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा,
तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, हो सकता है गैस भी बन जाए उसमें। अगर ये चारों चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं उसमें से, तो समझ जाना कि यह अभिक्रिया कौन सी है, रासायनिक अभिक्रिया है। प्रैक्टिकली बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं लोहे की, तो लोहे की अवस्था सबसे पहले हम बताऊँ। लोहा पहले ठोस था, लेकिन जैसे उस पर जंग लगी यानी कि उत्पाद बना, उस दौरान उसकी अवस्था पाउडर जैसी होती चली जाएगी। धीरे धीरे जंग बनेगी, जंग धीरे धीरे करके पाउडर सी बन जाती है। हालांकि रहेगी ठोस ही, रंग में परिवर्तन हो जाता है। लोहे का छड़ का रंग पहले कैसे होता है और उसके बाद में पीले भूरे रंग की छड़ बन जाती है, तो रंग में परिवर्तन हुआ। तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन गैस उत्पाद यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है, तो जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूर यहाँ बताया गया है कि इतनी चीजों में परिवर्तन हो सकता है। अगर इतनी चीजों में परिवर्तन हो रहा है तो हम जान जाएंगे कि ये कौन सी अवस्था है भाई, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, इसके रंग में परिवर्तन हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ और गैसीय उत्पाद में भी इसके परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना। एक मिनट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने की। रासायनिक परिवर्तन जो हुआ है उसे हम प्रदर्शित करेंगे। तो देखो सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये बताई गई है, हम किसी भी रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक समीकरण बनाना पड़ता है। ठीक है ना, बात ध्यान से समझना हमारी बात को। अगर हम किसी भी रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करेंगे तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसा कि अभी बताया गया था, मैग्नीशियम के रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते थे तो हमने समीकरण बनाया था Mg+O2 = 2MgO, ये बनाया था ना, तो उसे समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है, रासायनिक समीकरण के परिवर्तन को प्रदर्शित करेंगे तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण। अर्थात हम कह सकते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा आकर के, रासायनिक समीकरण इसका मतलब अभिकारकों से जो उत्पाद का निर्माण हुआ है, यानी जो R से P का निर्माण हुआ है, इसे प्रदर्शित करने के लिए हमें उनके पूरे नाम लिखने पड़ते हैं, तो बात बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए इसे संक्षेप में प्रदर्शित करने के लिए हम जिस युक्ति को प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी शॉर्ट मेथड को ही हम रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर शब्द समीकरण दिया हुआ है, एक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये क्या, अभिकारक, अभी बताया था अभिकारक। इसके बीच में क्या लगा हुआ, एरो तीर, = जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन जाता है। ठीक है ना, तो क्या क्या हमने बताया, देखिएगा एक बार फिर से। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये शब्द समीकरण है, अर्थात इनके पूरे नाम लिखे गए हैं। देखिए जिंक लिखा हुआ है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है, और ये दोनों चीज़ें क्या, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बन रहा है, आर बन रहा है, और आर से क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है करके। तो ये क्या बन रहा है आपका, पी बन रहा है। क्या बन रहा है, ये पी बन रहा है आपका, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो आर से किसका निर्माण हो रहा है, पी का। हमें इतनी लंबी बात लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या काम करें, जिंक के संक्षेप को लिख सकते हैं यानी संकेत को, और सल्फ्यूरिक अम्ल के संकेत को लिख सकते हैं, और लिख करके हम एक रासायनिक समीकरण बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ध्यान से देखिएगा। चलिए ये लिखा हुआ यहाँ पे क्या, जिंक, यहाँ जिंक लिखा हुआ है, और आप यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जिंक को किससे प्रदर्शित किया गया है, Zn से। क्लियर। यहाँ क्या लिखा हुआ भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या लिखा हुआ है, H2SO4। ठीक है, तीर का निशान आ गया, जो तीर का निशान यहाँ है और वही तीर का निशान यहाँ है। यहाँ लिखा हुआ जिंक सल्फेट, क्या लिखा हुआ है, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का सूत्र क्या लिखा हुआ है, ZnSO4। प्लस पास में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोजन, ये देखो प्लस क्या निकल गया, हाइड्रोजन। तो इसे आपने हिंदी में लिखा, इस पूरे समीकरण को इसमें लिखा हिंदी में, और इसे हमने कन्वर्ट करके लिख दिया यहाँ पे, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो देखो रासायनिक समीकरण में ये
आर है और ये क्या है पी। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद आते हैं कि नहीं आते हैं, वही चीज यहाँ पे आ गई है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए समीकरण। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ परिभाषा दे दी रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम क्यों रासायनिक समीकरण को पढ़ें और क्या आवश्यकता हमें रासायनिक समीकरण की। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। चलिए जूम कर देते, देख लीजिए ध्यान से। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्रों की भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखते हैं। तो अर्थात यहाँ पे नियम बताए जा रहे हैं रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, बताएंगे आपको अभी। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्लक आदि को तीर के द्वारा निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जा सकता है। चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे कि एक रासायनिक समीकरण अपन लोगों ने अभी समझा था 2mg। क्या समझा था 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2mgO। ये आपके सामने क्या लिखा हुआ रासायनिक समीकरण। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि तीर से इधर वाले पदार्थ लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है, जो तीर से LHS साइड में है, ये LHS साइड में ये क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीज़ क्या आई है, ये आपकी R है कि नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक की क्या आई है P है। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ली जाए तो देखिएगा कि ये R हो गए 2mg प्लस O2, ये R है अभिकारक है, और 2mgO ये क्या उत्पाद है। यहाँ पे बताया गया है कि जब भी रासायनिक समीकरण लिखें तो अभिकारक या उत्पाद उनके बाजू में उसकी भौतिक अवस्था को भी लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो होता है, ये वाला मैग्नीशियम कौन सी अवस्था में पाया, ठोस में, तो ठोस को छोटे अक्षर सॉलिड को संकेत में यहाँ कोष्टक में लिख सकते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होती है भाई, गैस होती है, तो इसे गैसीय अवस्था में इसके जस्ट बाजू में लिख सकते हैं। 2mgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये कौन सी अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में सॉलिड अवस्था में होता है। ठीक है। तीर के ऊपर अगर इसे क्या किया गया, मैंने जलाया गया था, तो इसके ऊपर नीचे डेल्टा चिन्ह जो भी लगा सकते, जिस टेम्परेचर पर जलाया गया हो तो इसके तीर के ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं। तो यही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर कि जब भी रासायनिक समीकरण लिखें हम लोग, तो रासायनिक समीकरण लिखने के दौरान इस बातों का हम ध्यान रखें कि हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल हमें करना है। पहला नंबर क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड LHS पे क्या होते हैं, R होते हैं, राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अभिकारकों की भौतिक अवस्थाएं अगर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उत्पाद की सॉलिड है, लिक्विड है, गैस की अवस्था, जो भी अवस्था है वो कोष्टक में इनके बाजू में यहाँ पे लिख देते हैं। पहले नंबर की बात। ठीक है। नंबर 2 की बात कर ली जाए तो अभिकारक अगर एक से अधिक हैं तो उनके बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं, प्लस का लगाते हैं। इसी प्रकार से अगर उत्पाद एक से अधिक हैं, मान लीजिए 3 उत्पाद हैं, तो उनके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अभिकारक की भौतिक अवस्थाएं, उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं उनके बाजू में लिख सकते हैं। जैसे एक अभिकारक लिक्विड और एक अभिकारक कैसा, सॉलिड है, तो उत्पाद तीनों ही उत्पाद गैसीय अवस्था में मिले हैं, तो हम गैस 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 लिख देंगे। इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखेंगे, इन्हें लिख करके अभिक्रिया हमारी संतुलित कर देनी है। लास्ट में हमें रासायनिक समीकरण क्या कर देना है, बिल्कुल बैलेंस कर देना है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये बात होगी आपकी रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम की, कि यानी किस किस आधार पे हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की बात कर ली जाए तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अगला टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात कोई भी रासायनिक रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन में अभिकारक रिएक्टेंट क्रिया करेंगे, उत्पाद बनाएंगे, तो इनके द्रव्यमान में, अभिकारकों से उत्पाद बन रहा है, इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर अभिकारक मान लीजिए 1 किलोग्राम है तो उत्पाद भी कितना प्राप्त होगा, 1 किलोग्राम प्राप्त होता है। इसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर मान लीजिए आपने 1 किलो सेब खाया है, 1 kg एप्पल,
1 किलो सेब, ठीक है। तो 1 किलो सेब आपने ग्रहण किया है, तो 1 किलो सेब आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। और 1 किलो सेब से आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे आकर के, यूरिन, यूरिया है या जो भी है, तो वो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1 किलो ही प्राप्त होगा, प्लस साथ में एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं या तो आपको अभिकारक के तुल्य उत्पाद प्राप्त होगा, नहीं तो उसके साथ में उसके समतुल्य क्या मिलेगी, ऊर्जा भी मिलेगी, यानी सॉरी पी मिलेगी, उत्पाद मिलेगी आकर के, जो ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या, तो कैसे पता करेंगे, समीकरण तो बाद की बात संतुलित करें, लेकिन क्यों करेंगे वो हमें कैसे जानकारी मिलेगी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्रव्यमान संरक्षण को नियम को अलग से आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है CaCO3, ये क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, सॉरी फिर से समझाते हैं, 1 मिनट। ये लिखा हुआ है CaCO3, ये खड़िया है, ठीक है। तो इसका हमें करना ऊष्मीय अपघटन, यानी कि इसे हीट करना, से आगे रिएक्शन पढ़ाएंगे। तो हीट करने पर तो ये हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। और साथ में प्राप्त हो जाता है हमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब जरा आप देखिए, तीर से पहले ये क्या आपका रिएक्टेंट अभिकारक है, तीर के बाद में यहाँ तक आपका क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है। देखिए अभिकारक 1 उत्पाद 2 है, वो आगे की बात है, रिएक्शन कौन से प्रकार की है वो आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बात की जाए तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चीज है, इसका जो द्रव्यमान होगा इन दोनों के द्रव्यमान के कैसा होगा, बराबर होगा। इज इक्वल, ये चिन्ह बताता है कि दोनों चीज कैसी भाई, बराबर है, इज इक्वल है। अब देखिए कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40, कितना होता है, 40। चलिए यहाँ लिखते हैं, कितना होता है, 40, ठीक है। उसके बाद में कार्बन का वजन कितना होता है, 12, तो 40 प्लस 12। ऑक्सीजन कितना होता है, 16, कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 16 3 48, 48, 48 और 12 कितने, 60 हो जाएंगे, और 40 कितना हो जाएगा, 100। तो कितना वजन होगा यहाँ पे, यहाँ वजन हो गया इनका आकर के 100, ठीक है। अब इनका वजन 100 हो गया, यहाँ पर 100 ग्राम बोल सकते हैं हम इसे। तो अभिकारक का वजन भाई कितना प्राप्त हुआ, जरा देखेंगे, 100 ग्राम। कैल्शियम का वजन 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 16 3 48, तो 48 12 60 40 100 हो गया। तो उत्पाद का इसका वजन भी कितना होगा भाई, 100 ही होगा। चलिए 100 ग्राम होगा। कैसे ट्राई करते देखिए, कैल्शियम वजन हमने कितना बताया, 40, एक ऑक्सीजन है 40, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, 4 16 कितना हो जाएगा भाई, 56 हो जाएगा। तो इधर का कितना हो गया, 56, इतनी चीज का यहाँ पे वजन हो गया आपका 56। अब CO2 का भी देख लें, कार्बन का वजन कितना था हमने 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32 और 12 कितने होते हैं भाई, 44। तो इधर इसका 44 हो गया, इसका 56 हो गया। दो प्रकार के हैं ना उत्पाद, एक उत्पाद ये, एक उत्पाद। तो इस उत्पाद का वजन कितना है भाई, 56, और इस उत्पाद का वजन कितना है 44, और 56 44 कितना होता है 100, देख लीजिए। तो यहाँ देखेंगे इसका वजन इसके वजन के कैसा हो गया, तुल्य। तो यही क्या है भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसीलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। तो इनमें हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया। उन्होंने कौन सी विधि प्रयोग किया, हिट एंड ट्रायल विधि, यानी अनुमान विधि है, एक एक स्टेप को लेकर के यहाँ पे चलना पड़ेगा। और हम आपको इतना सरल तरीका बता रहे हैं यहाँ पे कि एक बार में ही पूरी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए हम जो बताएं उस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। केवल हम यहाँ पर 4 पॉइंट बताएंगे, ठीक है। पहले नंबर तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित की जाए, चाहे ये वाली भी करके दिखाएंगे आपको, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित की जाए तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 4 पॉइंट याद रखेंगे। पहला नंबर किसे संतुलित करेंगे हम लोग, धातु को, क्लियर। सबसे पहले मेटल को संतुलित करेंगे, धातु के बाद में फिर किसे करेंगे, अधातु को, किसे, अधातु को।
धातु के बाद अधातु, और अधातु के बाद में फिर नंबर 3 पर किसे करेंगे, ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में फिर हम लोग किसे बैलेंस करेंगे आकर के, ऑक्सीजन के बाद हम लोग बैलेंस करेंगे यहाँ पर, एक मिनट, नंबर 4 हाइड्रोजन। किसे करेंगे, हाइड्रोजन का बैलेंस करेंगे। अब देखिए यही रिएक्शन आपने बैलेंस करनी है, तो इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ इसके जस्ट नीचे बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो Fe लिखा हुआ यहाँ पे प्लस H2O इजिकल टू Fe2O3 प्लस H2, ये फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप पहचान लीजिए धातु कौन है भाई। धातुएं मोस्टली मुक्त अवस्था में पाई जा सकती हैं, तो ये Fe क्या है, धातु है। ये वाली क्या है, धातु। ये इधर का तीर से इधर की साइड ये क्या कहलाती है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तीर के इधर वाली साइड क्या कहलाती है, RHS, राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये Fe यहाँ कितना है, ये 1, यहाँ Fe कितने हैं, 2। तो सबसे बड़ी बात है इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो जो चीज़ कम है वही जोड़ते जाओ। कितनी हो जाएंगे भाई, Fe 2, धन का चिन्ह आ गया, धन का चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ Fe कितना था, 1, यहाँ Fe कितने थे, 2। जो चीज़ इधर कम है वही चीज़ इधर जोड़ देनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2Fe हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे धातु का बैलेंस हो गया। ठीक, धातु के बैलेंस के बाद में अब किसका बैलेंस करेंगे, अधातु का। यहाँ क्या लिखा हुआ, H2O लिखा हुआ, तो जेव का त्यों लिख दीजिए पहले नंबर, तो तीर का निशान लगा देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ जेव का त्यों वो लिख दीजिए Fe3O4 प्लस क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन H2। अब देखें Fe बैलेंस होगी, Fe यहाँ सॉरी Fe2 है, Fe2O3 है, ये Fe2O3 है। ठीक है, तो Fe 2 हो गए। अब यहाँ किसका बैलेंस करना है, अधातु। अधातु यहाँ पे कोई अभी दिखाई नहीं दे रही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो नंबर 3 पे ऑक्सीजन बैलेंस करनी, नंबर 4 पे हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अब क्या काम करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, इधर ऑक्सीजन कितना, 1। तो क्या काम करें भाई, इधर 3 का गुणा कर दें। अब देखो Fe कितने होगा, यहाँ पे 2, यहाँ Fe कितने हैं, 2 हो गए। उसके बाद में ऑक्सीजन कितने, देखा ये ऑक्सीजन यहाँ 3 है कि नहीं है, ये वाले 3, तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है। उसके बाद में अब बैलेंस किसका रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का। यहाँ 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया ना बैलेंस। तो इस समीकरण में ही देखो आपको फाइनली बताते हैं, सबसे पहले किससे बैलेंस करना, धातु को। यहाँ धातु Fe कितनी है, Fe यहाँ कितनी है, 2 है, तो यहाँ कितने गुणा कर दिया हमने, 2 का। देखो Fe 2 हो गए, Fe 2 हो गए। उसके बाद हम लोग किसका बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन का। यहाँ ऑक्सीजन इस साइड में ऑक्सीजन कितनी है भाई, 3 ही तो है, ये देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 1, तो इधर कितने गुणा करना पड़ेगा, 3 का। ठीक है, ऑक्सीजन देखो ये 3 हो गए और Fe 2 हो गए, तो Fe 2 हो गए, ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 3। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6, तो कितने गुणा कर दें, 3 गुणा कर दें। कहाँ भाई कठिन है बताओ। तो क्या कौन कौन से स्टेप बताए, 4 स्टेप बताए। सबसे पहले धातु का बैलेंस करें। धातु में जैसे कि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, जिंक, कॉपर आ जाते हैं। ठीक है, और धातु में कार्बन, सल्फर वगैरह आ जाएंगे, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सभी को पता ही है। तो इनके हिसाब से ना चल के अपन लोग अपने तरीके से करेंगे। हालांकि इनकी विधि हिट एंड ट्रायल है, इनकी भी कठिन नहीं है। तो आप इनका ये आपके पास जो PDF भेज दी गई है ना, उस पर आप देख सकते हैं आराम से। तो रासायनिक समीकरण के परमाणुओं की संख्या को नोट करना है, काफ़ी लंबी मेथड है। यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वही विधि है। LHS है यहाँ पे कि नहीं है, देखिए LHS है, यहाँ क्या है, RHS, यानी कि ये क्या है, R है, और ये क्या है, P है। Fe की कितनी संख्या, 1 है, हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, 1। प्रति परमाणु संख्या इन्होंने यहाँ पे लिख ली है। ठीक, राइट हैंड साइड में क्या है, बैलेंस करना है। उत्पादों की संख्या क्या है यहाँ पे, Fe 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। किसके हिसाब से है, दूसरा समीकरण बैलेंस करना, क्षमा करें, दूसरा समीकरण है ये। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण ये आ गया यहाँ पे, ये वाला समीकरण, ये समीकरण इसे आपने करना है। और कितना सरल है, यहाँ Fe कितने, 3 है, तो यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए, 3Fe हो जाएगा। O कितने, यहाँ 4 हैं, तो यहाँ 4 का गुणा इन्होंने कर दिया। ठीक है, O 4 हो गए, देखिए ये हो गए 4, एक ये ऑक्सीजन 4 माने जाएंगे। अब बैलेंस किसका बचा, हाइड्रोजन का। 4 दूनी 8, यहाँ 4 लगा दीजिए H2, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। O 4 है, O 4 हो गए, Fe 3 है, Fe 3 हो गए। हो गया ना समीकरण संतुलित। तो यहाँ बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब देखिए इनकी भौतिक अवस्थाओं के लिए इन्होंने बता दिया कि भौतिक अवस्थाएं भी यहाँ पे हम ले सकते हैं समीकरण में। तो कौन सा पदार्थ कौन सी अवस्था में है,
तो ये समीकरण लिखने के नियम थे ना। Fe कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में बताया था, कोष्टक में लिख सकते हैं। जल कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था। जल वाष्प की बात चल रही है, ठीक है, तो गैसीय अवस्था में है। वैसे तो जल कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड में। जब जी लिखा हुआ तो इसका मतलब जल वाष्प अवस्था में है और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है। तो Fe2O3 कौन सी अवस्था में हो जाएगा भाई? Fe2O3 सॉलिड अवस्था में हो जाएगा। और ये भी हम तीर ऊपर लिख सकते हैं अगर हमें पता है तो, ठीक है। चलिए, तो आपने यहाँ पे अब तक किस चीज़ का रिवीजन किया? रासायनिक अभिक्रिया क्या थी? रासायनिक अभिक्रिया क्या थी? उसके बाद में रासायनिक समीकरण क्या था? रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम समझ लिया। अब बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। फटाफट पढ़ते जाएंगे, बहुत ही सरल अभिक्रिया है ये वाली, ठीक है। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? बहुत सारे प्रकार की होती है। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की बात कर ली जाती है, योगात्मक अभिक्रिया। योग का मतलब जानते हैं आप लोग? 1 + 1 1 + 1 = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये आपने क्या किया यहाँ पे? 2 किया। इसी प्रकार से संयोजन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को दूसरे किस नाम से जानते हैं? योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखें, कोई अभिक्रिया है A + B। A + B क्या है? R अभिकारक। और क्या बनना? C बनना। C क्या है? उत्पाद है। तो जब इसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कितने हो? 1 से अधिक हो, ठीक है, और उत्पाद कितने का निर्माण हो? केवल एक प्रकार का उत्पाद का। यहाँ कह सकते हैं A + B + C = D। तो यहाँ कितने प्रकार के अभिकारक हैं? 3 प्रकार के। उत्पाद कितने प्रकार का? 1। बस परिभाषा हो गई। क्या बताया है? इन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो परंतु एक प्रकार का उत्पाद बनता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, देखिए, तीर से पहले वाले पदार्थ देखेंगे केवल आप लोग। तीर से पहले कितने पदार्थ हैं? 2। कार्बन है भाई, और क्या है? ऑक्सीजन है। C + O2 = क्या बन जाएगा? CO2। CO2 क्या हो जाएगा? उत्पाद, और ये क्या हो जाएगा? अभिकारक, ठीक है। जल का निर्माण, हाइड्रोजन + ऑक्सीजन। कितने प्रकार के अभिकारक है? 2। देखो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है ना, और इधर जल बन गया आकर के, ठीक है, एक ही प्रकार का बना। CaO + H2O यानी बिना बुझे हुए चूने को पानी में डालेंगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। इधर देख लीजिए अब आप लोग, इस साइड यहाँ देखेंगे, तीर से पहले, तीर से यहाँ चिन्ह लगेगा भाई, यहाँ जो चिन्ह लगेगा आपका वो = का लगेगा। यहाँ मिसिंग हो गई प्रिंटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, = का चिन्ह लगेगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे। अब देखेंगे तीर से पहले वाले पदार्थ देखेंगे। अब तीर से पहले वाले पदार्थ कितने? 2 होंगे इसमें। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक कल उत्पाद बनाते हैं, है ना, ये परिभाषा लिखी थी कि नहीं? तो यहाँ देखो अभिकारक कितने? 2 ये भी हैं, 2 ये भी, 2 ये भी हैं। और तीर के अगले भाग पर, तीर के अगले भाग पर आप लोग देखेंगे, इधर तीर से अगले भाग पर उत्पाद एक ही प्रकार का होगा। देखो CO2 बना है, H2 बना है, और बुझा हुआ चूना बना है। तो संयोजन अभिक्रिया समझ गए? ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक 1 से अधिक हो, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक 1 से अधिक हो परंतु उत्पाद एक ही प्रकार का प्राप्त होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात कर ली जाए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई जब अभिक्रिया पूर्ण होती है तो उनसे क्या बाहर निकलती है? एनर्जी बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एनर्जी बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि मेथेन गैस है, इसे आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, दुनिया की कोई भी वस्तु जलाओ भाई तो गर्म निकलती है, तपन निकलता है कि नहीं निकलता है? तो एनर्जी निकली ना, तो वही रिएक्शन है यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या बाहर निकलती है भाई? ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी हीट निकलती है, ठीक है। क्या बाहर निकलती है? हीट निकलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ मेथेन है प्लस ऑक्सीजन है, तो मेथेन ऑक्सीजन साथ क्रिया करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है प्लस जल बना रहा है। श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मैंने आपको बताया था, सिद्ध करो श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि हमें पता है कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड जल निकलता है। ये क्या जाते हो?
उत्पाद, प्लस साथ में क्या निकलती है, हीटिंग निकलती है। हमारी बॉडी से हीटिंग तपन निकलती है कि नहीं निकलती है, कार्बोहाइड्रेट के दहन से निकलती है। तो ये भी अभिक्रिया कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। अब बात कर लेते हैं वियोजन अभिक्रिया की। ये वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो किसकी अभिक्रिया की उल्टी होती है, संयुग्मन अभिक्रिया की, यानी योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया की रिवर्स रिएक्शन होती है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन। योगात्मक का मतलब था जुड़ना, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, और वियोजन का मतलब होता है क्या, टूटना। ठीक है, तो यहां देखेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगी जाकर के, वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो क्या होता है एक, और उत्पाद बनता है एक से अधिक, यानी उत्पाद एक से अधिक प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं। तो यहां देखेंगे आर आपका एक है और पी कितने प्रकार के बन गए, दो। तो ये आर कितने भागों में टूटा है, दो भागों में। अभिकारक एक, उत्पाद कितने हो गए, दो। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। एग्जाम्पल देखें, अब वियोजन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक वियोजन अभिक्रिया होती है ऊष्मी वियोजन, यानी कि उसे हीट करके कर सकते हैं, और एक होती है वैद्युत वियोजन, यानी कि विद्युत के प्रभाव से और एक ऊष्मा के प्रभाव से। दो प्रकार की होती हैं आकर के। तो यहाँ पर ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मी वियोजन, ऊष्मा के द्वारा वियोजन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका है CaCO3 है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। आप इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे भाई, गर्म करेंगे। तो ये अभिकारक कितना है, एक है ना रिएक्टेंट। अब आपको पता है जो उत्पाद बनेगा वो एक से अधिक प्रकार का बनेगा। तो ये किस किस में टूट जाता है, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, प्लस साथ में क्या बनता है, CO2 गैस निकल जाती है। बैलेंस भी है रिएक्शन और देखिए कंप्लीट भी लिखी हुई है। तो ये अभिक्रिया कौन सी, ऊष्मी वियोजन है, यानी ऊष्मा के प्रभाव से इसके पाउडर को लिया, गर्म किया गया, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 गैस बन जाती है। क्लियर हुआ ना। और एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर Fe2SO4 फेरस, FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, हरे रंग का होता है फेरस सल्फेट, लिखा भी है यहाँ पर देखो, हरे रंग का होता है, ठीक है ना। और ये फेरस सल्फेट ऊष्मा के प्रभाव से, यानी इसे फेरस सल्फेट जब हम गर्म करते हैं तो किस किस में टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है, जो कि ठोस अवस्था में होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसीय अवस्था में होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि गैस अवस्था में होती है। तो प्रोडक्ट कितने बन गए हमें, तीन प्रकार के। रिएक्टेंट कितने प्रकार का, एक। तो परिभाषा ही थी, जब एक प्रकार का अभिकारक एक से अधिक प्रकार के क्या बनाता है, उत्पाद बनाता हो, वो अभिक्रिया कौन सी होती है, वियोजन। यानी कि आर यहाँ किस में टूट गया, पी में, कितने, कम से कम तीन में टूट गया यहाँ पे। और ये एग्जांपल आप लोग समझ ही चुके हैं, CaCO3 चूना पत्थर खड़िया, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। ये अभिक्रिया कौन सी हो गई जाकर के, ये ऊष्मी वियोजन हो गई। अब बात करते हैं वैद्युत वियोजन की। ये वैद्युत वियोजन क्या होता है भाई, वैद्युत वियोजन का मतलब विद्युत के प्रभाव से विद्युत धारा प्रवाहित करके होने वाला वियोजन। यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो अपने आप नहीं होती हैं, अपने आप नहीं टूटती हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं। और विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करते हैं उसी दौरान वो अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे ये लिखा हुआ है H2O, तो इसके लिए एक पूरा प्रैक्टिकल है। चलिए प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। देखिए आप डिस्प्ले पे ये पात्र देख रहे होंगे, आपको जो डिस्प्ले पे पात्र दिखाई दे रहा है, इस पात्र की पहचान, एक प्लास्टिक का मग है ये वाला। ये मग किसका बना हुआ भाई, प्लास्टिक का मग बना हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ देखो, ठीक, समझना ध्यान से, बहुत अच्छी तरह समझाएंगे ये प्रैक्टिकल। इस प्लास्टिक के मग में क्या भरा हुआ है, यहाँ पे जल। ठीक है, और जब इस प्लास्टिक के मग में जल भरा हुआ है तो ये जल स्वतः आयनीकृत होगा, जल स्वतः आयनीकृत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस जल में अभी कोई प्रोसेस नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। अब इसमें जल भर लिया है तो इसमें आप देख रहे होंगे परख नली लगी हुई हैं। तो यहाँ पे दो उल्टी परख नली लगा दी गई हैं, देखो कांच की नलियाँ होती हैं, ये लगा दी गई हैं। ठीक है ना, दिखाई दे रहा आपको। और इन परख नलियों में पानी ऊपर तक भरा हुआ है, थोड़ा खाली है जिससे इसमें गैस बने पता चलती रहे। और परख नली के निचले हिस्से पर कार्क द्वारा क्या जोड़ दिया गया है, ग्रेफाइट। कार्क लगाई और कार्क लगा के ग्रेफाइट लगा दी। ग्रेफाइट किसका काम करती हैं, छड़ें हैं एक तरीके से, जो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने में मदद करेंगी, आके वैद्युत अपघटन कराने में मदद करेंगी।
इनके तार निकाला है अलग से वायर और एक बैटरी से जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इनमें से एक सिरा कैथोड बन जाएगा और एक सिरा क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ एनोड जो है वो कैसा है, धनात्मक, कैथोड क्या है, ऋणात्मक है। आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये एक प्रकार का क्या है, सेल है, यानी एक प्रकार की बैटरी है। और ये सेल कौन सा है, ये है वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। कौन सेल है ये, वैद्युत अपघटनी सेल। 12th क्लास में इसकी चर्चा चलेगी। अब क्या होगा, अब इसके बाद में यहाँ पे प्लग कुंजी लगा दी गई है। जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे इसमें से यहाँ क्या जाएगी, विद्युत धारा जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। जब विद्युत धारा जाएगी तो पानी का क्या होगा, जल अपघटन होगा, पानी का जल अपघटन होगा। और पानी का जैसे ही जल अपघटन होगा तो एनोड पर क्या प्राप्त हो जाएगी, एनोड वाली परखनली में यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाती है, ये वाली ऑक्सीजन। क्योंकि भाई ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है, ऋण चार्ज होता है। ऊपर -2 चार्ज होता है कि नहीं होता है, तो ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज होता है। इसलिए कहाँ प्राप्त हो रही है आकर के अपन लोगों को, एनोड पर। और एनोड कैसा होता है, धनात्मक। तो धनात्मक भाग पर कौन सी चीज आ रही है, ऋणात्मक। अब यहाँ देखें कैथोड कैसा था, ऋणात्मक। इस ऋणात्मक भाग पे परखनली के ऊपरी वाले भाग पे यहाँ क्या बन रही है, हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है। और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगी। अर्थात आप यहाँ देखिएगा ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये वही करके बनाई गई है। जल का अपघटन हो रहा है, एनोड कैथोड 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, ग्रेफाइट के बने हुए हैं, विद्युत धारा 6 वोल्ट प्रवाहित किया गया है। तो एनोड पर क्या प्राप्त हो रहा है अपन लोगों को, ऑक्सीजन, है ना, देखो जरा। और कैथोड पर क्या प्राप्त हो रहा है, कैथोड पर प्राप्त हो रहा है हाइड्रोजन। ऐसा क्यों हुआ, हमने बताया था। ये वैद्युत अपघटनी सेल में जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक। और जो एनोड होता है वो कैसा होता है, धनात्मक। ऑक्सीजन पर क्या चार्ज होता है, ऋण चार्ज। और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है, धन चार्ज। तो धन चार्ज कहाँ भागता है, ऋण की तरफ, और ऋण कहाँ भागता है, धन की तरफ, ठीक है ना। समझ में आ गया ना ये सारी चीजें। तो ये कौन सा अपघटन था भाई, ये आपका था वैद्युत वियोजन, यानी बिजली के प्रभाव से होने वाली अभिक्रिया। तो आपने ऊष्मी पढ़ लिया, ऊष्मी वियोजन अर्थात ऊष्मा के प्रभाव से होने वाली, यानी कि सीधे सीधे गर्मी दे करके कर देते हैं, बिजली देकर भी कर देते हैं। कुछ अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश में होती हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अर्थात ये अभिक्रियाएं अंधेरे में संपन्न नहीं होती हैं। इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट, परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणों के प्रभाव से क्या होता है, ये अभिक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है भाई, देखो ये भी प्रैक्टिकली बात है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड कैसे रंग का होता है पता है, सफेद भूरे रंग का होता है। कैसे रंग का, सफेद भूरे रंग का होता है। जैसे ही इसे प्रकाश में रखा जाता है, लाइट में रखा जाता है, तो ये सिल्वर में टूट जाता है, मटमैले कलर की प्राप्त हो जाती है, दूसरे रंग की, और क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो सिल्वर और क्लोरीन 2 भागों में टूट गया। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जब सूरज का परावैंगनी प्रकाश पड़ता है तो इसमें 2 भाग बन जाते हैं, सिल्वर चांदी अलग हो जाती है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है आकर के। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पे एक बात पूछ ली जाती है, वो बात आपको बता देते हैं। ये जो रिएक्शन है आपके सामने हुई है, ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हुई है। ये कैसे रंग का बताया हमने, सफेद रंग का होता है, व्हाइट कलर का। सिल्वर क्लोराइड कैसे रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है। इसे जब भी हम रखते हैं वॉच ग्लास में और सूरज का प्रकाश पड़ता है, तो सूरज के प्रकाश पड़ने पर क्या होता है करके, चांदी अलग हो जाती है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। अब ये सिल्वर जो प्राप्त होती है दूसरे रंग की प्राप्त होती है, यानी कि हल्के भूरे रंग की हम कह सकते हैं ये प्राप्त होती है। तो यहाँ प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न बनता है क्या कारण है कि सिल्वर क्लोराइड को भरने के लिए गहरे काले रंग की बोतल का प्रयोग किया जाता है। कैसे रंग की, गहरे काले रंग की। अब क्यों रखा जाता है और अंधेरे में रखते हैं, यहाँ सीधी सी बात है, गहरे काले रंग की बोतल में से क्या प्रवेश नहीं कर पाता है, सूरज का प्रकाश। अर्थात ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगर आप पारदर्शी बोतल में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। इसी प्रकार से AgBr वाला है, सेम वही चीज़ है। तो दोनों ही रिएक्शन जो एग्जाम्पल लिखे हुए आपके डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं, ये क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा, है ना। अब इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। यानी कि फोटो फिल्म वगैरह जो बनती है उसमें इसका उपयोग होता है।
अब बात आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की बिल्कुल कैसी होती है, अपोजिट होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात अभिक्रिया अपने आप नहीं होगी, या तो उनके लिए प्रकाश की जरूरत होगी, या उनके लिए ऊष्मा की जरूरत होगी, ठीक है, या प्रकाश की जरूरत होगी, या फिर विद्युत ऊर्जा की जरूरत होगी। ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का ही उदाहरण है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, पौधे भोजन बनाते हैं, और पौधे जब भोजन बनाते हैं तो किसका प्रकाश ग्रहण करते हैं, सूरज का प्रकाश। श्वसन क्रिया की अपोजिट होती है। चलो डिस्प्ले पर आपके पास शो होती है, अभी दिखा रहे हैं। पौधे जो भोजन बनाते हैं तो वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2। ये गैस आपको पता कहाँ से प्राप्त होती है, ये गैस हम लोग जो श्वसन क्रिया में मुक्त करते हैं उससे प्राप्त होती है। प्लस पौधे अपनी जड़ों के द्वारा क्या ग्रहण करते हैं, जल 12H2O। क्लियर। अब क्या काम हो जाएगा जाकर के, पौधे क्या काम करेंगे, सूरज का प्रकाश ग्रहण करते हैं, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं। देखो यहाँ सूर्य का प्रकाश हो रहा है, तो यानी वियोजन अभिक्रिया है कि नहीं है, लिखा हुआ था यहाँ पे, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और पौधे के हरे भागों में क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, ठीक है। तो इस क्लोरोफिल के द्वारा पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और भोजन का सूत्र क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर ये वाले पौधे सुरक्षित कर लेते अपनी पीढ़ी के लिए, लेकिन हम लोग इसे ग्रहण कर लेते हैं, किसी के द्वारा ग्रहण कर लें। डायरेक्ट फल खा लिया तो कार्बोहाइड्रेट मिल गया। ये जो ऑक्सीजन पौधे मुक्त करते हैं यही वायुमंडल में चली जाती है, और इसे ही हम लोग कौन सी क्रिया में ग्रहण करते हैं भाई, श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं ना। और ये वायुमंडल में जल चला जाता है, इसीलिए कह सकते हैं पौधे वर्षा में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, और वायुमंडल को क्या करते हैं, ये दूषित होने से बचाते हैं। कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस पौधे ने बनाई है, कौन सी क्रिया में, फोटोसिंथेसिस में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में, है ना। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल एक डिस्प्ले पर शो हो रहा है, देखेंगे A+B, एक मिनट, A सिंगल बॉन्ड B, ठीक है, प्लस C सिंगल बॉन्ड D इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर अभिकारक कितने प्रकार के बन गए आकर के, अभिकारक यहाँ पे दो प्रकार के, एक अभिकारक ये है रिएक्टेंट, और एक अभिकारक आपका ये है। अब इनसे जो पदार्थ बनेंगे वो क्या हो जाएगा, A B जुड़े हुए हैं एक बॉन्ड के द्वारा, ये CD जुड़े हैं एक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, B जो है किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, C के द्वारा। तो C अधिक पावरफुल होने के कारण से किसे हटा देगा, B को हटा देगा, तो B अपनी जगह से हट जाएगा। तो A से अब कौन जुड़ जाएगा, C जुड़ जाएगा, B हट गया, B किसकी जगह पहुंच जाएगा, C की जगह पे, प्लस क्या बन गया, C सिंगल बॉन्ड D बन गया करके। तो यही अभिक्रिया कौन सी हो गई, विस्थापन। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है। तो देखेंगे A के स्थान पर कौन आ जाएगा, C, और C के स्थान पर कौन पहुंच रहा है, देखेंगे जरा B। तो एक स्थान पर C आ गया, C के स्थान कौन पहुंच गया, B पहुंच गया जाकर के। क्लियर। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया कौन सी होती है भाई, विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है आकर के। यहाँ देखो प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, चलिए समझते हैं प्रैक्टिकल क्या है। एक परखनली है, पूछा भी गया है। तो यहाँ प्रश्न क्या बना है वो आपको समझा देते हैं। सबसे पहला नंबर तो प्रश्न यहाँ पर बना है कि कॉपर सल्फेट के जली विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग धीरे धीरे उड़ क्यों जाता, हट क्यों जाता है। तो देखिएगा क्यों ऐसा हो जाता है। सबसे पहला नंबर तो ये जो इसमें भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन, यानी कि CuSO4 का विलयन भरा हुआ है, जो कैसे रंग का होता है पता है,
नीले रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? नीले रंग का। आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पर, CuSO4 नीले रंग का है। और इसमें जो कील डाली गई है वो क्या है? Fe है, लोहा है। तो लोहा जो है अधिक क्रियाशील है, किसकी अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। तो लोहा यहाँ पे क्या काम करेगा? कॉपर को हटा देगा, ठीक है, खुद जुड़ जाएगा तो कॉपर अपनी जगह से हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cu की जगह पे Fe आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? FeSO4 बन जाएगा। तो विलयन का रंग नीले रंग से हट जाएगा, क्योंकि नीला रंग किस पर निर्भर कर रहा था? Cu पर निर्भर कर रहा था। Cu ही हट गया अपने स्थान से, फेरस सल्फेट बन गया, तो नीला रंग हट जाएगा। वही रिएक्शन यहाँ लिखी हुई देखो, लोहा है, ये क्या लिखा हुआ? कॉपर सल्फेट। ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तो यहाँ पे Fe किसे हटा रहा है? Cu को हटा रहा है। देखो हटा रहा कि नहीं हटा रहा? Fe ने Cu को हटाया, तो यहाँ पे Cu हट के गया यहाँ, तो यहाँ क्या बच गया? SO4 बच गया प्लस Fe, तो FeSO4 बन गया। ये विलयन का रंग कैसा था? नीला, ठीक है। और ये विलयन का रंग कैसा हो गया? रंगहीन या मटमैला रंग का हो गया जा करके। तो ये रंगहीन हम लिखे इधर, ठीक है, रंगहीन हो जाएगा। समझ गए ना रीजन? तो अधिक क्रियाशील Fe होने के कारण से कम क्रियाशील कॉपर को उसके लवण के विलयन से रिप्लेस कर देती है, हटा देती है। इसलिए अभिक्रिया कौन सी हो जाती है? विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। देखिएगा लिखा हुआ, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। CuSO4 के नीले रंग विलयन का रंग हरा है, FeSO4 निर्माण के कारण हो जाता है करके। तो हल्का हरा होता है, लिख दिया, चलिए कोई नहीं। कॉपर सल्फेट कैसे रंग का था? नीले रंग का था। और फेरस सल्फेट कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। तो नीला रंग कौन से रंग में कन्वर्ट हो गया? हरे रंग में। क्यों? कॉपर सल्फेट से क्या बन गया? फेरस सल्फेट। तो यहाँ से कौन हटा रहा है कॉपर को? Fe हटा रहा है। देखो Fe जुड़ रहा है करके। एक रिएक्शन और है यहाँ पे, वो रिएक्शन आपकी है वही है, बस थोड़ा अंतर है। Fe जगह पर क्या ले लिया? जिंक। तो जिंक अधिक क्रियाशील है, जिंक किसे हटाएगी भाई? कॉपर को हटाएगी। जिंक किसे हटाएगी? जिंक जो है ये कॉपर को हटाएगी। तो कॉपर को रिप्लेस करेगी, कॉपर देखेंगे Zn के साथ आ जाएगा। एक मिनट, ये है आपका क्या? जिंक। तो जिंक जो है किसे हटा रहा है? कॉपर को। कॉपर अपने स्थान से हटके जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और यहाँ पर कॉपर अलग भाग रहा है, देखिए हट गया। और ये पूरी चीज़ यहाँ पर जो है जिंक SO4 के साथ आ रही है ना। तो कॉपर सल्फेट के स्थान पर क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है। ये अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन क्यों है? क्योंकि जिंक किसे हटा रहा है भाई? कॉपर को हटा रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? द्विविस्थापन में क्या होता है? जब दो आयनों की अदला बदली होती है, एक्सचेंजिंग ऑफ टू आयंस, दो आयन की अदला बदली होती है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं के उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के आयनों के बीच में आदान प्रदान से होता है। देखिए यहाँ पे ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है? सोडियम सल्फेट। ये क्या आपका? बेरियम क्लोराइड। तो अब क्या हो जाएगा? देखो ये सोडियम जो है किसे हटा रहा है? Ba को हटा रहा है, ठीक है। आपको सरल तरीके से समझाते हैं। ये जो सोडियम है, ये सोडियम किसे हटाएगा? Ba को हटाएगा कि नहीं हटाएगा? तो सोडियम के स्थान पे कौन आ जाएगा? Ba। और Ba के स्थान पे कौन पहुंच जाएगा? सोडियम। देखिए Na कहाँ जा रहा है? Ba के पास। Ba कहाँ आ रहा है? Na पास। तो दोनों में एक्सचेंजिंग हो रही है, किस किस के मध्य में हो रही है? अभिकारकों के मध्य। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो यहाँ पे सोडियम आयन जाएगा Na+, और वहाँ पे कौन आएगा? Ba+2 आयन आएगा। इस पे +2 है, इस पे सिंगल प्लस है। तो यहाँ पे दो Na जा रहे हैं, तो Na किसके साथ जुड़ेगा? Cl के साथ। क्या बनेगा? NaCl। अब यहाँ पे SO4 अकेला रह गया, तो SO4 के साथ कौन आ रहा है? Ba। तो Ba किसके साथ आ गया? SO4 के साथ। तो क्या बन गया? BaSO4। तो देखेंगे इसमें और इसमें सोडियम और Ba की एक्सचेंजिंग हो गई, तो Na किसके साथ पहुंच गया है? Ba के साथ में, और Ba किसके स्थान पर आ गया है? Na के स्थान पर आ गया है। ये अभिक्रिया क्या हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। चलिए आगे, अब बात करते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं की। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है। तो अब आप थोड़ी देर चलिए अब बात करते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया की। उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है? उपचयन जो है, उपचयन को अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन, या दूसरी भाषा में कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। और अपचयन को क्या कहते हैं? रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। तो उपचयन जो होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है, अपचयन हो जाता है आपका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे उपचयन क्या है। उपचयन के हम 4-5 पॉइंट आपको बताते हैं, उससे आप समझ जाएंगे और सब तरीके से आपको बताएंगे उसमें, ठीक है। फोकस करना। 5 मिनट। पहला नंबर तो किससे संबंध, क्या जुड़े? ऑक्सीजन जुड़े। किसी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्रिया किसकी होती है? उपचयन की होती है। क्लियर? किसी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्रिया कौन सी होती है? उपचयन की होती है। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। अगर किसी अभिक्रिया में ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है तब भी क्रिया कौन सी होगी? उपचयन की होगी। किसी अभिक्रिया से अगर कौन बाहर जा रहा है? हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो क्रिया कौन सी होगी? उपचयन की होगी। अब हाइड्रोजन पर धनावेश होता है तो हम कह सकते हैं किसी अभिक्रिया में अगर धनात्मक तत्व बाहर निकल रहा है, धनात्मक तत्व बाहर जाए, ठीक है। हाइड्रोजन बाहर जाए, धनात्मक तत्व बाहर जाए, एक ही चीज है, तो क्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण की। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए या ऋणात्मक तत्व जुड़ जाए तो क्रिया ऑक्सीकरण की है, और हाइड्रोजन या धनात्मक तत्व बाहर जाए तब भी क्रिया ऑक्सीकरण की है। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट क्या है? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो? अगर वृद्धि हो तो क्रिया उपचयन की होती है या ऑक्सीकरण की होती है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे समझाते हैं। ये आपके सामने कार्बन लिखी है, किसके साथ जुड़ रही है? ऑक्सीजन के साथ। अभी बताया गया था कोई अभिक्रिया में अगर कोई पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो क्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीकरण की होती है। देखें, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसके बाद में कोई ऋणात्मक तत्व जुड़ जाए या तो सभी रिएक्शन में ऑक्सीजन होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन बाहर हो, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, यानी धनात्मक तत्व बाहर निकल जाए आकर के। दोनों बातें हो गई यहाँ पे आकर के। अब देखें यहाँ पर कार्बन जो है किसके साथ जुड़ रही है? ऑक्सीजन के साथ, तो CO2 बन गया। अब उसके बाद देखेंगे जो Cu है, ये Cu किसके साथ जुड़ी है? ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी क्रिया कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण की हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो रिएक्शन लिखी हुई है आपके सामने, CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O, ये रिएक्शन कौन सी है? ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिर देख लीजिए, ये क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है, और इसी प्रकार से एक ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है जो आउटलाइन कर दी गई है। इस रिएक्शन को आपने बताना है ये ऑक्सीकरण की है कि अपचयन की है, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे। चलिए आपको एक और तरीका बताते हैं ऑक्सीकरण अपचयन पहचानने का, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के द्वारा। देखिए ये Cu लिखा हुआ है, जब कोई परमाणु कोई तत्व अगर अकेला लिखा हुआ है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता। कितना होता है? 0 होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई? 0 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन पे अभी चार्ज 0 मान लीजिए आप, तो CuO इज इक्वल टू, यहाँ CuO बन गया, कर Cu से क्या बन गया? CuO बन गया। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो Cu पे चार्ज क्या हो जाएगा? +2। यहाँ देखें Cu पे चार्ज 0 है, यहाँ Cu पे चार्ज क्या हो रहा है? +2, किसी साथ जुड़ा हुआ ना, तो ये क्रिया कौन सी हो रही है? ऑक्सीकरण की हो रही है, ठीक है। अब चलिए अपचयन की बात करते हैं। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीकरण की जस्ट विपरीत क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या जुड़ रहा था? ऑक्सीजन। अपचयन क्रिया में कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा, लिखा हुआ कि नहीं? ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, इसी प्रकार हाइड्रोजन। अपचयन क्रिया में कौन जुड़ता है? हाइड्रोजन। ऑक्सीकरण की क्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकलती थी, यहाँ कौन बाहर जाएगा भाई? ऑक्सीजन। तो अपचयन ऑक्सीकरण में एक अंतर याद रखें, इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, इसमें कौन जुड़ता है? हाइड्रोजन।
इसमें हाइड्रोजन बाहर जाता है, इसमें कौन बाहर जाता है, ऑक्सीजन। तो क्रॉस लगा दीजिए, है ना, तो इतनी सरल परिभाषा हो जाएगी। अब जब पहचान कर लीजिए, यहाँ CuO लिखा हुआ है कि नहीं है, और यहाँ क्या लिखा, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या काम करेगा, आकर के हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को लेके भागेगा। तो CuO में से कौन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है ना, तो ऑक्सीजन बाहर निकले, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, देखिएगा। तो ऑक्सीजन इसमें से बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो इस रिएक्शन में देखेंगे, इस तत्व में से कौन बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन। कौन खींच के ले जा रहा है, हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या बचा, केवल Cu बच गया ना, और हाइड्रोजन अलग हो गया जाकर के। तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ और हाइड्रोजन में क्या हुई है, वृद्धि हुई जाकर के। ठीक, तो ये क्रिया क्या हो गई, जाकर के अपचयन हो गई। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित होता है। तो कॉपर ऑक्साइड वो किसमें अपचयित हो रहा है, कॉपर में, और हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर के जल बना लेता है। देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर जल बना लिया। अब बात करते हैं, इसमें सॉल्ट में समझा देते हैं आपको, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन, REDOX। तो रेडॉक्स होती है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को सामान्य रूप से रेडॉक्स रिएक्शन या अपचयोपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का क्या हो रहा होता है, ऑक्सीकरण, दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा होता है, अपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयोपचयन कहते हैं, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखो, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको बताएं, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, Zn प्लस यहाँ लिखा हुआ है CuSO4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बन जाएगा, ZnSO4। ठीक है, ZnSO4 प्लस Cu। हमने आपको बताया था कि तत्व पे कोई चार्ज ना लिखा हो, वहां क्या चार्ज माना जाता है भाई, 0। तो जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज है, 0 लिखा हुआ। कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा है, सल्फेट पे जब -2 चार्ज हो जाएगा तो कॉपर पे क्या माना जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा। सल्फेट पे कौन सा चार्ज होता है, -2 होता है, तो जिंक पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ कॉपर अकेला लिखा है, तो अकेला कोई तत्व लिखा हो उस पर चार्ज क्या होता है, 0। आप ये बात याद रखें हमारी, कि कोई तत्व अगर अकेला लिखा हुआ है, सिंगल लिखा हुआ है, तो उस पर 0 चार्ज है। कोई तत्व किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आजू बाजू वाले पे देख लो, जो चार्ज होगा वो चार्ज उस पर होगा। ठीक है, सल्फेट पर ऋण चार्ज होता है, तो इस पर कॉपर धन हो गया, कि किसी भी सूत्र में धनायन और ऋणायन संख्या कैसी होती है, इक्वल होती है। देखो, +2 और -2, है ना। चलिए अब देखें, यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कैसे पहचानेंगे। Zn पर चार्ज क्या है, 0। Zn पर 0 चार्ज है, Zn पर क्या हो गया, +2 हो गया। यानी कि 0 से संख्या क्या हो गई जाकर के भाई, +2। तो संख्या बढ़ी के घटी, बढ़ गई ना, तो ये क्या हो गया आपका, संख्या बढ़े तो क्या आता है, ऑक्सीकरण। आप हमारी वीडियो देखेंगे अगर, तो उसमें समझाया गया है सब कुछ। तो 0 संख्या +2 ही ऑक्सीकरण किसका हुआ, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, किसमें, 0 से +2 में। क्लियर ना बात। अब उसके बाद में यहाँ बात करते हैं हम लोग कॉपर की। यहाँ Cu कौन सी कंडीशन में, यहाँ Cu +2 की कंडीशन में, और यहाँ Cu कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे मान +2 से, ये देखो कॉपर पर चार्ज क्या है, +2 है, और यहाँ क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ कॉपर का मान +2 से कितना हो गया जाकर के भाई, 0। तो मान +2 से 0 हो रहा, बढ़ रहा कि घट रहा है, घट रहा है ना, और घट रहा है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे +2 से क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी यहाँ क्या हो गया, अपचयन। किसका, कॉपर का अपचयन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं तो क्या कहते हैं उस रिएक्शन को, अपचयोपचयन या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं, आप उसमें ऑक्सीकरण अपचयन छांट के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ लिखा हुआ है Fe प्लस यहाँ लिखा हुआ है CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। क्लियर। आपको इसमें छांटना है कि इसमें कौन से पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और कौन से पदार्थ का इसमें अपचयन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
दैनिक जीवन में अपचयन के क्या महत्व, क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले अलग से टॉपिक आपके में संचरण क्या होता है। टॉपिक चैप्टर लास्ट की तरफ है, फटाफट रिवीजन 1-1.5 घंटे में पूरे चैप्टर का रिवाइज हो गया। आप अगर हमारे इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो हमारे वीडियो बनाने का जो महत्व था, जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, वो सफल हो जाएगा। संचरण क्या होता है? किसी भी धातु का नष्ट होना संचरण कहलाता है। देखें, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, जल, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, नमी के संपर्क में आ जाए, अम्ल के संपर्क में आ जाए, तो उस धातु की ऊपरी परत कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। तो सीधी सी बात ये, धातु ऑक्सीजन, नमी को पाकर या अम्ल से क्रिया करके धीरे धीरे क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और धातु का नष्ट होना ही क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली रंग की परत, तांबे के ऊपर परत हरी हो जाना, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? संचरण के ही एग्जाम्पल हैं। तो संचरण क्या होता है? धातु का धीरे धीरे नष्ट होना संचरण कहलाता है। लोहे पे कैसे रंग की जंग चढ़ती है? भूरे रंग की होती है, पीले भूरे रंग की। चांदी के ऊपर काली रंग की। तांबे के ऊपर कैसी होती है? हरी रंग की होती है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा करके, इसे हम कैसे बचा सकते हैं? तो बचाव क्या हो जाएगा? सभी को पता है, विद्युत लेपन, पेंट आदि से हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। हम अपने घर में दरवाजे वगैरह जो चढ़वाते हैं लोहे वगैरह के, तो उनके ऊपर क्या करते हैं? वार्निशमेंट, प्राइमर कर देते हैं, मोम लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते, तेल लगा देते हैं। इससे क्या होता है? चिकनी चीज के ऊपर जंग आसानी से नहीं लग पाती है, क्योंकि ऑयल, तेल की परत होती है, रेड ऑक्साइड की परत होती है। ये क्या काम करती है? ऑक्सीजन और आर्द्रता से क्या करती है? सुरक्षा। अगर इन चीज़ों से सुरक्षा रहेगी तो हमारी धातु खराब नहीं होती, यानी संचरण नहीं होगा। तो बचाव के उपाय क्या होंगे? विद्युत लेपन को करके तो बनाया जाता है, बचाया जा सकता है। जैसे कि साइकिल की रिम देखी होगी आपने, निकिल की परत चढ़ी होती है, अंदर लोहा होता है ना। पेंट प्राइमर कर देते हैं, इस तरीके से हम धातु को बचा सकते हैं। अब बात आती है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, विकृत गंधता क्या होता है। वसा युक्त तेली खाद्य सामग्री जो होती है, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, यानी ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। अर्थात वसा युक्त जो पदार्थ हैं वो खाने योग्य न रहे, उनमें विशेष प्रकार की क्या आने लग जाए? गंध आने लग जाए, अर्थात वो खराब होने लग जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? विकृत गंधता कह देते हैं। आपने देखा होगा, काफी लंबे समय तक चिप्स वगैरह की जो पैकेटें होती हैं रखी रहे तो खराब हो जाती है, अजीब सी स्मेल आने लगती है उनमें, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग विकृत गंधता कहते हैं। अब इसे रोकने के उपाय क्या हो जाएंगे? प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों का उपयोग करके, अर्थात ऐसे पदार्थ, प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसकी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं? ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। क्लियर? वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, यानी कि एक ऐसे बर्तन का उपयोग किया जाए जिसके अंदर आसानी से ऑक्सीजन प्रवेश न हो पाए। जब ऑक्सीजन आसानी से प्रवेश नहीं होगी तो वो वस्तु आसानी से खराब नहीं होगी। कोई वस्तु ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर तेजी से खराब हो जाती है। उसके बाद में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर के, जो N2 गैस होती है, ये क्या काम करती है? ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम कर देती है। तो ये ऑक्सीजन जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, प्रतिऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है शीतलन के द्वारा, जैसे कि आपके घर में फ्रिज वगैरह में सब्जी वगैरह फ्रीजिंग करने के लिए रख दी जाती है ना, अब एक दिन तक दूध चला सकते हैं आसानी से, 2 दिन तक तो दूध चलता है मार्केट में जो आता है दूध पैकेट बंद वाला, तो उसे विकृत गंधता को रोकने के लिए ही तो इस्तेमाल की जाती हैं। तो खाद्य पदार्थों का नष्ट होना विकृत गंधता कहलाता है। किस कारण से हो जाती है? वायु के संपर्क में आने पर ये पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। कैसे रोके जा सकते हैं? प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का प्रयोग करके, और शीतलन के द्वारा, यानी फ्रिज के द्वारा, फ्रीजिंग के द्वारा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे बन जाता है, आपको बता दो, चिप्स पैकेट होते, चिप्स वगैरह कुरकुरे पैकेट, इनकी थैलियों में आपने देखा बहुत थैली अधिक फूली हुई होती है, तो इनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस किसकी क्रियाशीलता को कम कर देती है? ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम कर देती है। तो ऑक्सीजन की जब क्रियाशीलता कम हो जाती है तो लंबे समय तक इसके अंदर चिप्स कुरकुरे जो पैकेट बंद पदार्थ होते हैं लंबे समय तक कैसे रहते हैं भाई? सुरक्षित रहते हैं। ऐसे हम विकृत गंधता को रोकने से बचा सकते हैं, आसानी से, मतलब खराब होने से बचा सकते हैं पदार्थों को।